हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट, यानी कि परीक्षण के एक अच्छे परीक्षण की विशेषता देखेंगे। और उसमें है वैलिडिटी, वैधता, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता एंड नॉर्म्स, मानदंड। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं वैलिडिटी के बारे में। वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता। वैधता किस प्रकार से हमारे परीक्षण, एक अच्छे परीक्षण के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट इज़ वैलिडिटी। ओके, वैलिडिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एक अच्छे परीक्षण में। द टेस्ट मस्ट रियली मेज़र व्हाट इट हैज़ बीन डिज़ाइन टू मेज़र, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो परीक्षण है उसे मापने के लिए किस तरीके से क्या क्या मतलब कौन से चीज़ों को मापा गया है, मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि उस चीज़ को बनाया गया है। वैलिडिटी इज़ ऑफन असेस्ड बाय एक्सप्लोरिंग हाउ द टेस्ट स्कोर्स कोरिस्पॉन्डेड टू सम क्राइटेरिया, यानी कि जो स्कोर है वो किसी क्राइटेरिया में किस तरीके से मिलता जुलता है, या उसकी जो मार्क्स है वो किस तरीके से बराबर हैं। दैट इज़ सम बिहेवियर, पर्सनल अकम्प्लिशमेंट और कैरेक्टरिस्टिक दैट रिफ्लेक्ट्स द एट्रीब्यूट दैट द टेस्ट डिज़ाइन टू गॉज, यानी कि जो बिहेवियर है पर्सनल बच्चों का या फिर जिसका टेस्ट ले रहे हैं उसका, वो कितना अचीव कर रहा है उस चीज़ को, उसके कैरेक्टर्स यानी उसकी व्यक्तित्वता, उसके व्यवहार, ये उस पर किस तरीके से असर डाल रहे हैं। परीक्षण में जो भी चीज़ें हमने मेज़र करने के लिए डिज़ाइन की हैं, तो इन सारी चीज़ों का उस स्टूडेंट्स के बिहेवियर का, उसकी पर्सनल व्यूज़ का कैसे असर हो रहा है, उसे मैटर करता है। उसके बाद देखेंगे, असेसिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी टेस्ट रिक्वायर्स केयरफुल सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट क्रिटेरिया मेजर एंड that reasonable people may disagree as to which criteria measure is best. Criteria measure is best. यहाँ पे देखिए, जब हम मूल्यांकन करते हैं और वैलिडिटी मतलब वैधता को मापते हैं या देखते हैं परीक्षण में, तो सबसे पहले इस चीज़ को देखना चाहिए कि किस तरीके से क्राइटेरियन होते हैं, मापदंड होते हैं, जो उसे किस तरीके से गिनना है, उसे किस तरीके से मापना है। और रीज़नेबल होने चाहिए, मतलब कि वे बहुत ही सामान्य होने चाहिए उन लोगों के लिए जो लोग इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, जिसके लिए हम मेज़र कर रहे हैं। और इसमें से कुछ लोग एग्री नहीं भी करेंगे, वे उन्हें लगेगा जो क्रिटेरियन है, जो मापदंड है, वही इसके लिए, इसे मापने के लिए सही है, मतलब जो मार्क्स ग्रेडिंग होती है वो सही है। और जो वैधता है, जो एक सर्टेन मार्क्स दे दिया जाता है, क्राइटेरिया होता है, वैधता होती है, तो वो उतना मैटर नहीं करता है। जो नंबर्स है वो ज़्यादा मैटर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो नंबर। इस चीज़ पे कुछ लोग मतलब जो डिसएग्री वही लोग करेंगे जो वैलिडिटी को वैलिड नहीं करेंगे, उसे नहीं मानेंगे कि इतने ही नंबर से इस चीज़ को क्रैक किया जा सकता है। जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम में, KVS है, एक सर्टेन वैधता आ जाती है कि इतने नंबर लाने से ही आप पास हो जाएंगे, तो उस चीज़ को कुछ लोग नहीं डिसएग्री करेंगे, क्योंकि वे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हो, और जिस वजह से वो बेस्ट है, वो उस तरीके के क्राइटेरियन बेस्ट है। दिस इज़ इक्वली ट्रू ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, और इसी प्रकार से जो बुद्धिमत्ता परीक्षण होते हैं वो भी इसी तरीके से सोचते हैं। रीजनेबल पीपल में डिसएग्री एज टू वेदर द बेस्ट क्रिटेरियन मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इन स्कूल ग्रेड्स, टीचर्स रेटिंग और सम अदर मेजर्स, यानी वो मैटर नहीं करता कि कौन मेज़र कर रहा है, टीचर रेटिंग कर रही है या कोई और उन्हें देख रहा है, बट जो बुद्धिमत्ता परीक्षण होती हैं उनमें जो ग्रेड दिए जाते हैं वो बेस्ट होते हैं। और इस तरीके से वैलिडिटी को वे सामान्य लोग इस तरीके से एग्री नहीं करते हैं। यहाँ देखिए, इफ़ वी आर टू चेक ऑन द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट, जब टेस्ट में हम वैधता को
जांचने लगते हैं, वी मस्ट सेटल ऑन वन और मोर क्राइटेरियन मेजर्स, तो हम एक से ज़्यादा मापदंड को मापते हैं, ऑफ द एट्रीब्यूट दैट द टेस्ट इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट, जो टेस्ट के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, है ना, उसे हम एट्रीब्यूट यानी कि उस चीज़ को स्वतंत्र करना, है ना, मेज़र ऑफ द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना नंबर्स को, दैट द टेस्ट इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट, टेस्ट के लिए जो नंबर्स हम डिसाइड करते हैं। वंस द क्राइटेरियन मेजर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, पीपल स्कोर्स ऑन द मेजर्स कैन बी कंपेयर टू देयर स्कोर्स, तो हम उसके स्कोर्स को कंपेयर करते हैं। एक बार जैसे कि डिसाइड हो गया कि इतने नंबर होने चाहिए, तो उसके स्कोर को हम कंपेयर करना शुरू करते हैं ऑन द टेस्ट, एंड द डिग्री ऑफ कोरिस्पॉन्डेंस कैन बी एग्जामाइंड फॉर व्हाट इट टेल्स अस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। तो इस तरीके से जो डिग्री होती है, जो एक मतलब जितना ज़्यादा ले सको उतना ज़्यादा नंबर वो को रिस्पॉन्ड करता है एग्ज़ामिनी के लिए, और यही एक उनके लिए वैलिडिटी हो जाती है कि मार्क्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो, एक वैलिडिटी से ऊपर के मार्क्स ही बेहतर माने गए हैं और उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। अ गुड टेस्ट शुड बी हाईली रिलायबल, यानी कि जो एक अच्छा परीक्षण है वो बहुत ही हाई लेवल पे वो विश्वसनीय होना चाहिए। दिस मीन्स दैट द टेस्ट शुड गिव सिमिलर रिजल्ट्स इवन दो डिफरेंट टेस्टर्स एडमिनिस्ट्रेट इट, यानी कि अलग अलग लोग भी अगर बैठें तो इसका रिज़ल्ट सेम ही आना चाहिए, इस तरीके की विश्वसनीयता होनी चाहिए। Different people scores in different forms of the test are gives, and the same person takes that test at two or more different times. For example, a person who scores low in her group at an initial testing may develop new skills that raise her to a higher position in the group at the time of the second testing. तो इस तरीके से मतलब कोई भी व्यक्ति अगर वो एग्ज़ाम ले तो उसमें सेम मार्क्स ही होने चाहिए अलग अलग व्यक्ति के, यानी डिपेंड करता है कि जो पर्सनल जो स्टूडेंट है उसने कितनी पढ़ाई की है उस पर डिपेंड करता है। ये एक रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता होनी चाहिए एग्ज़ाम में। अगर वो बच्चा एक बार फेल हो ही जाता है तो सेकंड टाइम उसे चांस मिले ताकि वो अपने जो स्किल्स पीछे रह गई हैं उसे इम्प्रूव करके फिर से सेकंड टाइम हो सके वो ज़्यादा मार्क्स ला सके या ज़्यादा अच्छी पोजीशन ले सके नेक्स्ट टाइम के एग्ज़ाम में। इस तरीके की विश्वसनीयता होनी चाहिए। डिस्पाइट सच रियल चेंजेस, इस तरीके के चेंजेस होने के बावजूद द बेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट यूजुअली यील्ड्स रिलायबिलिटी कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 90 और हायर, इंडिकेट्स परफेक्ट कोरिस्पॉन्डेंस एंड 0.00 इंडिकेट्स नंबर कोरिस्पॉन्डेंस व्हाटएवर। ये सब होने के बावजूद भी, एक विश्वसनीयता होने के बावजूद भी 90 मार्क्स को ही एक हायर लेवल पे माना गया है, और यही एक परफेक्ट कोरिस्पॉन्डेंस यानी बहुत ही परफेक्ट यानी बहुत सही तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है कि 90 या उससे अबो ही लाना ही सबसे बेस्ट है। अदरवाइज़ जो नीचे आ रहा है उसके 0 ही मार्क्स मतलब गिने जा रहे हैं या देखे जा रहे हैं या समझे जा रहे हैं, जो भी आते हैं उनके उसे 0 की तरह ही वैल्यू की जाती है, बट जो 90 मार्क्स है उसी को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है। इस तरीके से रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता होनी चाहिए टेस्ट में। मतलब एक एग्ज़ामिनर्स किसी भी व्यक्ति की एग्ज़ाम ले ले, मैटर नहीं करता वो जितना पढ़ाई किया उस हिसाब से उसे मार्क्स मिले, मतलब जिसने जितनी मेहनत की हो उस हिसाब से उन्हें मार्क्स मिले। ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता। बाय ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ मीन्ड फॉर द डिग्री टू विच इक्वली कॉम्पिटेंट यूजर्स गेट द सेम रिज़ल्ट, मतलब कि जब वस्तुनिष्ठता की बात की जा रही है तो इस इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि डिग्री जैसे हम मापते हैं उसी तरीके से कोई भी इसे एग्ज़ाम दे बट द रिज़ल्ट सेम आए। जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स में आप हमारे जो एग्ज़ाम्स होती है कॉम्पिटिटिव वो ऑब्जेक्टिव्स ही होती है, वस्तुनिष्ठता होती हैं, ऑप्शंस दिए होते हैं उसके बेसिस पे ही होती हैं, आपको ऐसे टाइप ऑफ या शॉर्ट आंसर्स नहीं दिए जाते हैं। इसमें विश्वसनीयता होती है। दिस प्रीसपोज
this presupposes subjective factors. A test is objective when it makes for the elimination of the scores, personal opinion, bias judgment. तो ये एग्ज़ाम पर्सनल जो जजमेंट होती है उसे एलिमिनेट करते हैं, उसे निकाल देते हैं, स्कोर्स को उतना मैटर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों के जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि आप भेदभाव कर लो एग्ज़ाम्स के टाइम, वो सबको यहाँ एलिमिनेट किया गया है। द रिकॉग्निशन ऑफ द quality objectivity in a test has been largely responsible for the development of an aroused and objective type test. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इक्वालिटी होती है ऑब्जेक्टिविटी में, और ये जो टेस्ट होते हैं ये बहुत ही बड़े पैमाने में बहुत ही असरदार साबित हुए हैं, और इस वजह से ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बहुत सारी जगह पे कंडक्ट किए जाते हैं। Objective based test measure or evaluate the entire human development in 3 domains, that is cognitive, affective and psychomotor. तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होती हैं ये हम इंसानों के डेवलपमेंट तीन शैक्षणिक डेवलपमेंट को डेवलप करती हैं, विकसित करती हैं 3 फैक्टर्स को, और वो है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, अफेक्टिव भावनात्मक और साइकोमोटर मनोप्रेरित. ओके, सो एज द नेम itself indicates they are based on particular objective of teaching and evaluating. तो इस तरीके से ये दिखाता है कि किस तरीके से ये एक वस्तुनिष्ठ है और ये शैक्षणिक में किस तरीके से मूल्यांकन के लिए एक वैल्यूएबल है. They provide proper direction and thus streamline and whole process of evaluation. These tests are all comprehensive. मतलब ये एक इजी टेस्ट है जो कि एक डायरेक्शन देता है, वो बहुत ही सिंपल तरीके से इसे प्रोसेस मतलब हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, और ये इवैल्यूएशन के लिए परफेक्ट प्रोसेस है, और इसे काफ़ी लोगों ने माना भी है और ये समझने योग्य भी है. नॉर्म्स के बारे में मापदंड कहते हैं, इसे मानदंड कहते हैं, जो मार्किंग कहा जाता है. इन एडिशन टू रिलायबिलिटी, मतलब कि विश्वसनीयता के साथ साथ वैलिडिटी, वैधता, गुड टेस्ट नीड्स नॉर्म्स, और विश्वसनीयता वैधता के साथ साथ एक अच्छी परीक्षण को नॉर्म्स यानी मानदंड की भी ज़रूरत होती है. नॉर्म्स आर सेट्स ऑफ स्कोर ऑब्टेन बाय whom the test is intended, यानी कि ये मार्क्स और कितने मार्क्स और लिए गए हैं उसे दर्शाता है. The scores obtained by these groups provide a basic for interpreting any individual score. तो ये जो ग्रुप होते हैं, जो ग्रुप मार्क्स लेते हैं, वे बेसिकली व्यक्तिगत स्कोर आपने कितना किया है उसे प्रेजेंट किया जाता है, और ये एक सेट होता है मार्किंग का पूरा, और उसी के बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाता है कि कहाँ किस चीज़ की कमी रह गई है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड नॉर्म्स. अब हम चढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. टू मेक असेसमेंट अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट, यानी कि मूल्यांकन को एक उपयोगिता और एक इंटरेस्टिंग, मतलब कि इंटरेस्टिंग का मतलब होता है कि आप उसमें बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं. हाँ, टू मेक असेसमेंट अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट. हमें उस चीज़ के बारे में सावधान रहना चाहिए जब हम मूल्यांकन को इस्तेमाल करते हैं और उसमें रुचि लेते हैं. मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स, तो हमें स्टूडेंट्स के बीच में भेदभाव करना चाहिए. लेबलिंग स्टूडेंट एज इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर्स, हमें लेबल लगा लेना चाहिए कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा एवरेज वाला है. यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक बाउंड्रीज, तो हमें अलग अलग तरीके से बच्चों की जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए
और ये हमें करते वक्त ना उसे स्कूल या स्कूल के बाहर जो वो पार्टिसिपेट करता है इस बाउंड्री को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, इस बाउंड्री को ध्यान में रखना चाहिए। यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक, एक बहुत ही परफेक्ट और टेक्निकल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक लैंग्वेज यूज़ करके ही बच्चों को फीडबैक दें या उन्हें बताएं कि आपके अंदर कमी क्या है या उसे दूर करें। तो इसका सही आंसर यही है, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक बाउंड्रीज। Which one of the following is the better item or essay type of questions? यानी जो essay type है, बड़े आंसर जो होते हैं, उस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेहतर आइटम इसमें से क्या है? डिस्कस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि डिस्कस करिए कि लॉ मोशन क्या है न्यूटन्स के। एक्सप्लेन ईच ऑफ न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, यानी कि जो उनके 3 लॉज मोशन से उसे एक्सप्लेन करें, अच्छी तरीके से बताएं। व्हाट आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्या है लॉज ऑफ मोशन। राइट नोट ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक नोट लिखिए लॉ ऑफ मोशन के। इसमें से कौन सा सही हो सकता है? इसमें से एक्सप्लेन ईच ऑफ न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, ये आपका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी 3 मोशंस लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको बहुत सारे लिखने हैं, इसलिए वो आपके लिए एक सही ऑप्शन है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, जो स्कूल आधारित मूल्यांकन होते हैं वो प्राथमिक तौर पे किस पर आधारित होते हैं? स्टूडेंट्स शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड्स, यानी किसी भी कीमत में बच्चा एक अच्छा ग्रेड ले, फर्स्ट नंबर ही आए। स्कूल्स आर मोर एफिशिएंट दैन एक्सटर्नल बॉडीज़ ऑफ एग्जामिनेशन, यानी स्कूल जो है वो ज़्यादा समझते हैं बच्चों को बाहर के लोगों से, जो एग्ज़ाम लेते हैं बाहर के लोग, उनसे कई ज़्यादा स्कूल के लोग ही उन्हें बेहतर समझते हैं। असेसमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकली, यानी जो मूल्यांकन होते हैं बहुत ही खर्चीले होते हैं। टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटी बेटर दैन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, यानी बाहर के जो एग्जामिनर्स होते हैं लेने वाले, उनसे ज़्यादा टीचर्स ही बच्चों की कैपेसिटी को समझती है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो सकता है मूल्यांकन के बेस पे, प्राइमरी बेस पे? तो इसका सही आंसर यही होगा, टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटी बेटर दैन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। टीचर्स शुड स्टडी द एरर्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स, दे ऑफन इंडिकेट द, यानी कि टीचर अक्सर बच्चा किसी चीज़ को जब दिखा रहा है तो टीचर को उसकी गलतियों के बारे में समझना चाहिए और उसकी इस गलती को देखकर वो क्या अनुमान लगा सकती है। नीड फॉर डिफरेंशिएट करिकुलम, उसके लिए एक अलग करिकुलम बनाएं। एक्सटेंट ऑफ देयर नॉलेज, उसके नॉलेज को बढ़ाएं। रेमेडियल स्ट्रैटेजीज नीडेड, उसे एक नैदानिक संरचना बनाएं। पाथवेज फॉर एबिलिटी ग्रुपिंग, उसे उसकी एबिलिटी के हिसाब से ग्रुप में डाल देना चाहिए। तो सही आंसर आपका यही है, रेमेडियल स्ट्रैटेजीज नीडेड, यानी जब बच्चा कोई चीज़ बार बार दिखा रहा है तो टीचर को सोचना चाहिए कि इसके ऊपर उन्हें क्या करना चाहिए कि बच्चे में सुधार हो या उसके अंदर किस चीज़ की कमी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कोलेस्टिक डोमेन, यानी कि शैक्षणिक जो मुद्दे हैं उसमें मूल्यांकन रचनात्मक के लिए कौन से साधन सही हैं? कन्वर्सेशन स्किल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सॉरी यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है, प्रोजेक्ट्स या ओरल क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे। कन्वर्सेशन स्किल में आप अपनी रचनात्मक चीज़ें डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में भी डाल सकते हैं। ओरल क्वेश्चंस जब कोई पूछता है तो आंसर के तौर पे बच्चे अपनी रचनात्मक चीज़ें दिखा सकते हैं, बट मल्टीपल चॉइस में कोई उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पर कोई रचनात्मक चीज़ें नहीं होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा लगा हो तो अपने लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।